हेलो एवरीवन। सो अभी हम देखेंगे वेल्डेड कनेक्शंस, और वेल्डेड कनेक्शंस में भी हम देखेंगे फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड हम यूज़ कब करते हैं? जब दो लोड कैरिंग मेंबर अगर दो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं या एक दूसरे के डिफरेंट प्लेन में हैं, तब हम फिलेट वेल्ड का यूज़ करेंगे। जैसे ये एक मेंबर है और ये एक मेंबर है, तो ये मेंबर इसके प्लेन के 90 डिग्री पे है, यानी डिफरेंट प्लेन में है। तो हम इसके एजेस में वेल्डेड मटेरियल फिल करेंगे और इसी को हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। ठीक है। दूसरा, जैसे ये कोई मेंबर है और इसके ऊपर हमें एक मेंबर कनेक्ट करना है। ठीक है, ये एक मेंबर है और ये एक प्लेट हमको इसके ऊपर कनेक्ट करना है, तो इसमें भी हम ऐसे फिलेट वेल्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको फिलेट वेल्ड बोलते हैं। हम इधर वेल्डिंग मटेरियल फिल करेंगे और इसी को हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। ठीक है, अब फिलेट वेल्ड में जो वेल्ड हम करते हैं, इसको हम एज्यूम करते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एज्यूम करेंगे इस तरह, और इसके जो साइड्स होते हैं, जो इक्वल साइड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं साइज ऑफ द वेल्ड, यानी यस यस से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम बोलते हैं नॉमिनल साइज या साइज ऑफ द वेल्ड। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं रूट, और इस पॉइंट से अगर हम 45 डिग्री के एंगल पे हाइपोटेनस पे यानी ये जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन पे अगर हम एक लाइन तानेंगे तो उस लाइन का लेंथ होगा, उसको हम बोलते हैं थ्रोट लेंथ। ठीक है, थ्रोट थिकनेस, थ्रोट लेंथ या फिर थ्रोट थिकनेस। ठीक है, तो ये हो गया थ्रोट। और ये जो फेसेस हैं, जिन फेसेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, इन फेसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन फेसेस, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन एंगल। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि फ्यूज़न एंगल हमेशा 90 डिग्री हो, ज़रूरी नहीं। ये दोनों प्लेट क्या हो सकते थे, ऐसे इंक्लाइन भी हो सकते थे, ऐसे इंक्लाइन भी हो सकते थे, तो उस केस में एंगल डिफरेंट होगा, तो हमेशा 90 डिग्री ही नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया फ्यूजन फेसेस। और हम जनरली फिलेट वेल्ड को सिर्फ ऐसे ट्रायंगल में नहीं अप्लाई करते, हम इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं। या तो हम इसको कन्वेक्स रखेंगे या फिर हम इसको इस तरह कनकेव रखेंगे। ठीक है, तो जो थ्रोट के ऊपर का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट बोलेंगे इसको। और इसको इस एक्स्ट्रा मटेरियल को क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हमारे जॉइंट के एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा मटेरियल थ्रोट के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। अब ये या तो कन्वेक्स हो सकता है या फिर कॉनकेव। जनरली कॉन्वेक्स ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कॉनकेव में क्या प्रॉब्लम होता है कि जब वेल्ड कूल होगा तो इसमें टेंशन फोर्सेस डेवलप होंगे, जिसकी वजह से ये जो फेसेस हैं इधर क्रैक डेवलप होंगे। ठीक है, तो टेंशन की वजह से इसमें क्रैक डेवलप होंगे, इसीलिए कॉनकेव हम ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, हम कॉन्वेक्स प्रीफर करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा, जब कूल होगा तो इसमें कंप्रेशन फोर्सेस आएंगे। ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर ये कूल होगा तो ये नीचे दबेगा। ठीक है, इसकी वजह से इसमें कंप्रेशन फोर्सेस आएंगे, तो हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फिलेट वेल्ड क्या है कि ये शियर में फेल होता है। क्रिटिकल स्ट्रेस जो होता है वो होता है शियर स्ट्रेस इसके लिए। और फेलियर प्लेन क्या होता है इसका फेलियर प्लेन ऐसे इंक्लाइन होता है। ये जो प्लेन देख रहे हैं, ये इसका फेलियर प्लेन है। इस प्लेन के अबाउट में शियर मैक्सिमम होता है, और इसी प्लेन के अबाउट में जनरली फिलेट वेल्ड हमारा फेल करेगा। यही होता है इसका प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, अब इसका ये हो गया साइज़। तो साइज़ के डायमेंशंस हमको IS कोड में दिया है। और तो मैक्सिमम साइज़ कितना ले सकते हैं? तो थिकनेस -1.5 mm स्क्वायर एज के लिए। इसका मतलब जैसे ये अगर इधर देखें तो ये एक स्क्वायर एज है, तो इसमें मैक्सिमम साइज़ हम कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम साइज़ हम रख सकते हैं इसका थिकनेस, ये जो थिकनेस है इसमें से 1.5 घटा दीजिए, ये हो गया इसका मैक्सिमम साइज़। यानी इतना कुछ रख सकते हैं, हमको इतना क्लियरेंस इधर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इसका मैक्सिमम साइज़। ये स्क्वायर एज के लिए था। मानिए राउंडेड एज के लिए, अगर कोई इस तरह से एक एंगल सेक्शन है, मान लीजिए इसको हमें कनेक्ट करना है, तो ये राउंडेड एज होगा। तो राउंडेड एज में हम कितना रख सकते हैं इसका साइज़ मैक्सिमम? तो वो होगा 3/4 ऑफ द थिकनेस एट द टो, यानी इस थिकनेस के 3/4 हम रखेंगे मैक्सिमम साइज़। ठीक है, मिनिमम साइज़
हमको टेबल 21 पेज नंबर 78 में दिया है। मैक्सिमम साइज़ हमको क्लॉज नंबर 10.5.8 पेज नंबर 79 में दिया है। ठीक है, यह मिनिमम साइज़ हम टेबल नंबर 21 से निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा प्लेट के मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, दो प्लेट अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम जो थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मिनिमम साइज़। ठीक है, अब थ्रोट थिकनेस किस तरह निकालेंगे इसका? तो थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हम निकालेंगे के इंटू यस करके। ठीक है, यस हो गया साइज़, हम साइज़ अडॉप्ट करेंगे। जनरली साइज़ हम हमेशा मिनिमम साइज़ के आसपास ही रखेंगे, मिनिमम साइज़ के आसपास रखेंगे, क्योंकि सेम स्ट्रेंथ के लिए मिनिमम जो कम साइज़ का जो फिलेट वेल्ड होता है वो इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू ज़्यादा साइज़ का जो फिलेट वेल्ड होता है उससे। ठीक है, तो हम मिनिमम साइज़ के आसपास ही साइज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो के इंटू यस, के का वैल्यू हम टेबल 22 पेज नंबर 78 से ले सकते हैं। के डिपेंड करेगा हमारा फ्यूज़न एंगल पे। फ्यूज़न एंगल मैंने बताया था, ये जो एंगल है, ये जो दो फेसेस है, फ्यूज़न फेसेस के बीच का एंगल जो होता है वो होता है फ्यूज़न एंगल। तो वहाँ से हम के यस निकाल लेंगे। और थ्रोट थिकनेस मिनिमम 3 mm रखेंगे। ठीक है, मिनिमम 3 mm होना ही चाहिए। और मैक्सिमम कितना होगा? 0.7 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, जो कि क्लॉज नंबर 10.5.3.1 पेज नंबर 78 में दिया है। ठीक है, अब इफेक्टिव एरिया, जो एरिया हमारा स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को जो रेजिस्ट करेगा, वो एरिया कैसे निकालेंगे? तो यल क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। इफेक्टिव लेंथ क्यों बोल रहे हैं अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये जो यल ई होता है वो होता है लेंथ ऑफ वेल्ड, कितने लेंथ में हमने वेल्ड को अप्लाई किया है। तो ये एल ई हो गया। और टी ई हमारा है थ्रोट थिकनेस, जो कि हमने यहाँ से निकाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव एरिया, यानी ये एरिया हमें मिलेगा। ठीक है, ये जो फेलियर प्लेन का एरिया है वो हमको मिलेगा यहाँ से इफेक्टिव एरिया करके। अब फिलेट वेल्ड का जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होता है वो हमारा टेबल पेज नंबर 79 में दिया है, जो कि होता है एफ यू अपन √3 गामा एम डब्ल्यू। अब गामा एम डब्ल्यू है पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर फॉर वेल्ड। ठीक है, ये आप टेबल 5 में देख सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं गामा एम डब्ल्यू 1.25 होगा सॉप वेल्ड के लिए, यूज़ होगा 1.25, और 1.5 हम यूज़ करेंगे साइट वेल्डिंग के लिए। हम 1.5 यूज़ करेंगे। एफ यू है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो कि हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम वेल्ड और जो प्लेट मटेरियल, उन दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो हम यूज़ करेंगे इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ एफ यू। ठीक है, √3 गामा एम डब्ल्यू। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, एक और बात, ये जो इफेक्टिव लेंथ था, अब इफेक्टिव लेंथ हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जब हम अप्लाई करेंगे, मान लीजिए ये कोई गसेट प्लेट है। ठीक है, ये एक गसेट प्लेट है, इसमें हम एक मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये मेंबर हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम वेल्ड इतना अप्लाई किए इधर, तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इधर थोड़ा एक्सटेंड करेंगे वेल्ड मटेरियल को। इस एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन है इसको हम बोलते हैं, ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है इसको हम बोलते हैं एंड रिटर्न्स। ठीक है, इधर भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको हम बोलते हैं एंड रिटर्न्स। ये जो एक्सटेंशन है, एंड रिटर्न्स हम कितना रखते हैं? एंड रिटर्न्स याद रखिए, हम 2 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड रखते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड, यानी ये जो एक्सटेंशन है इसको हम रखेंगे 2s। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन क्यों प्रोवाइड करेंगे? एक्सटेंशन हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो एज होता है प्लेट का जो एज पोर्शन होता है, उधर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, पर्टिकुलरली जब टेंशन फोर्सेस द प्लेट, कोई मेंबर टेंशन फोर्सेस या फिर बेंडिंग फोर्सेस जब कैरी करता है, तो जो एज पोर्शन होता है उधर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो वो स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए हम एंड रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो इफेक्टिव लेंथ था वो इफेक्टिव लेंथ इतना है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ होगा हमारा एल ई प्लस 2 टाइम्स द एंड रिटर्न्स। ठीक है, ये हमारा टोटल लेंथ होगा। इसके स्ट्रेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, एंड रिटर्न्स के स्ट्रेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके
ये कितना स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम कंसिडर करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक 75 mm बाई 8 mm का टाई मेंबर है और इसको एक गसेट प्लेट से कनेक्ट किया है जो कि है 12 mm का, ठीक है। अब इसको ट्रांसमिट करना है एक फैक्टर्ड लोड 145 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड लोड दिया है हमको, और हमको फिलेट वेल्ड डिज़ाइन करना है, ठीक है, और ओवरलैप भी डिज़ाइन करना है, ठीक है। कितना ओवरलैप हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो हमको जो स्टील का ग्रेड है वो कितना दिया है 410, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा 410 MPa और जो यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 250 MPa, 410 MPa स्टील के लिए, ठीक है। इतना दिया है हमको। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका साइज़ निकालते हैं। तो मिनिमम साइज़ अगर देखें हम, मिनिमम साइज़ हम कितना रखेंगे, तो मिनिमम साइज़ हमने क्या पढ़ा था स्क्वायर एज के लिए। अब क्योंकि प्लेट हम कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, अगर इस प्लेट को, ये जो गसेट प्लेट है, इस गसेट प्लेट में टाई मेंबर को कनेक्ट करना है हमको, ठीक है। अब ये जो टाई मेंबर है इसका जो एज होगा, अगर हम इधर साइड व्यू देखें तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हमारा टाई प्लेट है और ये मेंबर है, तो ये स्क्वायर एज है, तो स्क्वायर एज, तो थिकनेस ऑफ द प्लेट एट द एज माइनस 1.5 यूज़ करेंगे हम, जो कि क्लॉज नंबर कितने में दिया है, जो कि क्लॉज नंबर 10.5.8 पेज नंबर 79 में दिया है, ठीक है। तो थिकनेस माइनस 1.5 mm फॉर स्क्वायर एज, ठीक है। तो मिनिमम साइज़ कितना हो गया, तो मिनिमम साइज़ मैक्सिमम साइज़, तो मैक्सिमम साइज़ कितना होगा, थिकनेस ऑफ द प्लेट कितना है 75 mm बाई 8 mm, यानी 8 mm इसका थिकनेस है और 75 mm इसका विथ है, ये है 75 mm, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 थिकनेस था इसका माइनस 1.5 करेंगे, तो मैक्सिमम हम कितना 6.5 mm का हम साइज़ ऑफ द वेल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम कितना साइज़ रख सकते हैं, मिनिमम साइज़, तो मिनिमम साइज़ हमको टेबल नंबर 22 में मिलेगा। तो टेबल नंबर 22 से अगर हम देखें तो इसका साइज़ होगा, क्योंकि टेबल नंबर 22 में, तो ये टेबल नंबर 21 है, टेबल नंबर 21 में मिनिमम साइज़ ऑफ द फर्स्ट रन ऑफ अ सिंगल फिलेट वेल्ड दिया है। तो थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट, हमारा थिकर प्लेट क्या है, गसेट प्लेट, जो कि 12 mm का है। तो 12 mm किस रेंज में पड़ेगा, 10 और 20 के बीच में, ठीक है। तो कितना होगा मिनिमम साइज़ 5 mm, तो हम मिनिमम 5 mm का वेल्ड, मिनिमम हमको 5 mm तो प्रोवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम साइज़ मान लेते हैं, हम कोई भी साइज़ एक मान लेते हैं इन दोनों के बीच में, तो हम साइज़ मान लेते हैं 5 mm, ठीक है, 5 mm ही मानेंगे हम, मिनिमम ही मान लेते हैं। तो साइज़ हम 5 mm माने, ठीक है। अब थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टी, जो कि टेबल नंबर 22 KS से निकलेगा। के मतलब होता है फ्यूज़न एंगल, यानी ये जो फेसेस हम कनेक्ट कर रहे हैं इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो अगर टेबल नंबर 22 में हम देखें के का वैल्यू फॉर फ्यूज़न एंगल 60 to 90 डिग्री कितना होता है 0.7, ठीक है। तो हम के का वैल्यू यूज़ करेंगे 0.7, तो के हो गया 0.7 और साइज़ है हमारे पास 5 mm, तो थ्रोट थिकनेस कितना हो जाएगा हमारे पास 3.5 mm, ठीक है। अब थ्रोट थिकनेस आ गया हमारे पास, अब हम लेंथ ऑफ वेल्ड निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास लोड दिया है, डिज़ाइन लोड कितना है, हमारे पास फैक्टर्ड लोड दिया है 145 किलो न्यूटन, ठीक है, 145 किलो न्यूटन फैक्टर्ड लोड दिया है, तो यही हो जाएगा हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ 145 किलो न्यूटन, ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ इतना है। अब फिलेट वेल्ड का जो स्ट्रेंथ था, फिलेट वेल्ड का जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ था वो कितना था, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड FWD इज इक्वल टू FU अपन √3 गामा MW, तो FWD इज इक्वल टू FU अपन √3
गामा एम डब्ल्यू। गामा एम डब्ल्यू हमारा पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर। अभी हम मानते हैं हम इसको सॉप वेल्ड मानेंगे, ठीक है। तो गामा एम डब्ल्यू सॉप वेल्ड के लिए कितना होगा 1.25, ठीक है। एफ डब्ल्यू मतलब क्या है, डिज़ाइन स्ट्रेस है ये। डिज़ाइन स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो डिज़ाइन लोड डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द वेल्ड, लेंथ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड एल ई मल्टीप्लाइड बाई थ्रोट थिकनेस टी, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन स्ट्रेस आ जाएगा √3 गामा एम डब्ल्यू। यहाँ से हम एल ई का वैल्यू निकालेंगे, तो एल ई का वैल्यू निकाला तो पी डी 145 किलो न्यूटन इंटू 10⁻³ न्यूटन में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई गामा एम डब्ल्यू 1.25 डिवाइड बाई एफ यू इंटू टी। एफ यू है हमारे पास 410 मल्टीप्लाइड बाई टी यानी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो कि है 3.5 mm, तो 3.5, ठीक है। यहाँ से लेंथ ऑफ वेल्ड आ जाएगा 218.77 mm, जो कि अराउंड इक्वल होगा 220 mm के बराबर, यानी इतना लेंथ ऑफ वेल्ड हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ओवरलैप कितना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए ओवरलैप कितना प्रोवाइड करेंगे ये बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि कम से कम ओवरलैप प्रोवाइड करना पड़े। उससे क्या होगा, उससे जो प्लेट का साइज़ होगा, जो मेंबर का साइज़ होगा वो कम लगेगा हमारे पास। अगर ये ओवरलैप ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मेंबर का साइज़ लगेगा, उससे अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन होगा। तो हम चाहेंगे कि मिनिमम जो साइज़ है वो मिनिमम रहे। तो मिनिमम करने के लिए हम, अब देखिए गसेट प्लेट से हम इसको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये प्लेट हो गया, ठीक है। अब इस प्लेट को हमें कनेक्ट करना है इस गसेट प्लेट से, तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम सिर्फ साइड में, इधर साइड में ही वेल्डिंग कर दें, इन दोनों साइड में वेल्डिंग कर दें, ठीक है। और दूसरा क्या है, या फिर हम ये पूरे में ही वेल्डिंग कर दें, क्योंकि इधर भी तो वेल्डिंग कर सकते हैं हम, तो इधर भी हम वेल्डिंग कर दें। तो ठीक है, एक एक केस को लेते हैं। पहले केस में हम सिर्फ साइड में वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा टाई मेंबर हो गया और ये हमारा गसेट प्लेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइड में ही वेल्डिंग करेंगे। तो साइड में अगर वेल्डिंग करेंगे तो इतना हम प्रोवाइड करेंगे, साइड में इतना वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। अब टोटल हमको कितना मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ेगा, 220 mm 220 mm प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी इधर और इधर कितना वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, 110 और 110। अब दूसरा हमने क्या कहा था कि जब एंडिंग में टर्मिनेट होगा वेल्ड तब हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एंड रिटर्न्स। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। कितना एक्सटेंड करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे 2s के बराबर। तो इसको हम एजेस में एक्सटेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2s यानी यस कितना है हमारे पास, यस है 5 mm, तो 2s यानी 10 mm हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10 mm और इधर भी हम 10 mm एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। 10 mm इधर एक्सटेंड करेंगे, 10 mm इधर। और दूसरा इधर देखें तो इधर भी तो टर्मिनेट हो रहा है, इधर भी तो एज है एक, तो इधर भी हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी कितना एक्सटेंड करेंगे, इधर भी 2s एक्सटेंड करेंगे, तो ये भी 10 mm और ये भी 10 mm, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड कितना लगेगा इसमें, सो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड होगा 220 mm। ये दो अगर जोड़े तो 220 mm तो हमको चाहिए था इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। 220 प्लस एंड रिटर्न कितना प्रोवाइड करें, तो 4 जगह हमने एंड रिटर्न प्रोवाइड किया है, 1 2 3 4, यानी 4 × 2 × 5, यानी ये हो गया 260 mm के बराबर, ठीक है। तो इतना टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड लगेगा जब हम सिर्फ साइड में ही वेल्डिंग करेंगे। तो ओवरलैप कितना चाहिए हमको मिनिमम, तो ओवरलैप हमको कितना लगेगा, इतना मिनिमम 110 mm का ओवरलैप लगेगा, ठीक है। 110 mm को ओवरलैप हमको करना पड़ेगा। ये था जब हम साइड में, सिर्फ साइड में ही वेल्डिंग कर रहे थे। अब अगर हम इन पूरे में ही वेल्डिंग करें तो कितना ओवरलैप लगेगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो ये हमारा है गसेट प्लेट और ये है टाई मेंबर, ठीक है। अब मानते हैं हमने पूरे में ही वेल्डिंग किया, इतना पूरे में ही वेल्डिंग किया,
अब इतना पूरे में वेल्डिंग करेंगे तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, हमको ओवरलैप कितना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा ही स्ट्रेंथ हमको क्या करेगा, स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करेगा। इधर एंड रिटर्न्स अब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने थ्रू आउट इधर प्रोवाइड किया है, तो इधर एंड रिटर्न्स जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ एंड रिटर्न्स सिर्फ इतना में लगेगा, इतने में ही एंड रिटर्न्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें ओवरलैप हम निकालेंगे, ओवरलैप कितना चाहिए इसमें, तो ओवरलैप इज इक्वल टू, ये टोटल कितना था, ये था 75 mm, ये था 75 mm और ये हमारा हो गया ओवरलैप। तो ओवरलैप कितना निकालेंगे, तो 220 mm, ये टोटल हमारे पास 220 mm होना चाहिए, हमने निकाला था इफेक्टिव लेंथ है हमारा 220 mm, इसमें ये है हमारे पास 75 mm, ठीक है। और अगर डिवाइड बाई 2 कर दें, क्योंकि दोनों साइड में प्रोवाइड करना है हमको, तो हम 220 mm में से इतना घटा दिए तो इन दोनों का लेंथ आ गया। अब क्योंकि दोनों साइड में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड बाई 2 किए तो 220 माइनस 75 डिवाइड बाई अगर 2 करेंगे तो हमारे पास लेंथ ओवरलैप कितना आएगा, अराउंड 72.5, जो कि नियरली हम रख देंगे इसको 73 mm, 75, चलो 75 ही रख देते हैं हम इसको। तो ओवरलैप हम कितना रखेंगे, 75 mm अगर ओवरलैप रख दिए हम तो वो काफ़ी होगा। टोटल लेंथ कितना लगेगा, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड, तो टोटल लेंथ कितना होगा, 220 तो हमको चाहिए इफेक्टिव। अब प्लस एंड रिटर्न्स जोड़ना पड़ेगा। एंड रिटर्न्स कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे, इधर एंड में, तो इधर एंड में कितना है, ये 2s है, ये 2s, यानी 2 इंटू 5, जो कि 2 2 4 4 5 20, जो कि 260 mm के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ओवरलैप हम कंपेयर करें तो इधर अगर देखें तो हमने जो पिछले जो केसेस में किया था, जब साइड में हम सिर्फ अप्लाई करेंगे तो ओवरलैप हमारा आया था 110 mm और अभी हमारा ओवरलैप आया है 75 mm, ठीक है। तो इससे क्या हो, मेंबर का साइज़ घट गया, ठीक है, यानी इकोनॉमिकल डिज़ाइन हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे, ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर ये देखें तो ये एक टाई मेंबर था, यानी जो स्ट्रेस था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इधर और इधर हमने बराबर ही रखा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये टाई मेंबर, ये कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट सिर्फ है, एक टाई मेंबर मतलब ये सिर्फ एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लेट ना होके कोई एंगल सेक्शन होता, एंगल सेक्शन, ये इसका प्लान व्यू है, एंगल सेक्शन होता तो इधर जो स्ट्रेस है और इधर जो स्ट्रेस है वो अनइक्वल होता। तो इस केस में हम अनइक्वल लेंथ रखते हैं, अनइक्वल लेंथ ऑफ वेल्ड रखेंगे दोनों तरफ, उसका भी न्यूमेरिकल हम करेंगे। बाकी ये जो टाइप, ये क्योंकि एक रेक्टेंगुलर मेंबर था तो दोनों साइड में स्ट्रेस बराबर आएगा, तो दोनों साइड में हमने इक्वल लेंथ ऑफ वेल्ड रखा है। दूसरा एक बात याद रखिए, जो लेंथ ऑफ वेल्ड होगा, जो एक साइड में लेंथ ऑफ वेल्ड रखेंगे, यानी ये जो लेंथ ऑफ वेल्ड रखेंगे एक साइड में, वो हमेशा प्लेट के थिकनेस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इधर कितना रखे हैं, इधर हमने रखा है लगभग 75 mm के बराबर, जो कि प्लेट के साइज़ के बराबर है, तो ठीक है, हम इतना रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है न्यूमेरिकल, हमने इसको सॉप वेल्ड माना है, हमने गामा MW जो पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर है वो हमने यूज़ किया है 1.25। आप इसको साइट वेल्ड भी मान के कर सकते हैं, तब हम यूज़ करेंगे पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर 1.5, ठीक है।